प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान में मैं सुनील कुमार सर जी। आप लोग जान ही रहे हैं, कक्षा 9 में मैंने ही पढ़ाया था, तो 10 में मैं भी ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और जो भी समस्याएं हों उसको हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे संपर्क करिए। अभी बोर्ड की व्यवस्था में लगे हुए हैं, जैसे ही बोर्ड आ जाएगा दूसरे तरीके से पढ़ाई होगी। जब तक बोर्ड नहीं आ जाता है तब तक हम लोग इसी तरह अध्ययन करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 1। अप्रैल में भी थोड़ा सा हम लोगों ने इस विषय में पढ़ा था। पाठ का नाम है हमारे सत्ता की साझेदारी। पाठ 1 है। इस बार सीबीएसई ने अभी सिलेबस में कोई कटौती नहीं किया है। जब तक कोई सूचना नहीं आ जाती है तब तक हम लोग एक एक चैप्टर क्रम वाइज अध्ययन करते रहेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं सत्ता की साझेदारी। सत्ता सत्ता मतलब शासन का जो मेन पावर होता है उसी को सत्ता कहते हैं। और साझेदारी मतलब बंटवारा। यानी हम लोग लोकतंत्र के बारे में जो पढ़े हैं पिछले अध्याय में, उसी को कक्षा 10 में विस्तृत रूप में समझाया गया है। हमारे यहाँ भारत में या अन्य देशों में जहाँ भी लोकतंत्र व्यवस्था है वहाँ पर सत्ता की साझेदारी यानी बंटवारा कर दिया जाता है। बंटवारा का मतलब बांट दिया जाता है। हम लोग जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों में शक्तियों का बंटवारा रहता है। और प्रजातंत्र में शक्तियों का बंटवारा अगर नहीं रहेगा तो प्रजातंत्र सफल नहीं होगा। राजतंत्र व्यवस्था जो थी उसकी इसी कमी को दूर प्रजातंत्रीय व्यवस्था में किया गया है। तो हमारा देश भी प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। हम बताए थे लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र सब एक ही चीज़ें हैं। तो सत्ता की साझेदारी को समझने के लिए ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। सत्ता की साझेदारी को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जो प्रजातंत्र है उसमें वास्तविक शक्तियाँ जनता के हाथ में होती हैं और जनता अपने में से ही अपने ऊपर शासन करने के लिए व्यक्तियों का चुनाव कुछ निश्चित समय के लिए करती है। और इसमें विभिन्न दल होते हैं, अनेक प्रकार के दल होते हैं, कई दल होते हैं। अनेक देशों में अनेक प्रकार के दल होते हैं। कहीं कहीं एक दलीय व्यवस्था है, कहीं पे बहुदलीय व्यवस्था है। हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था यानी बहुत सारे दल होते हैं, राजनीतिक दल। और जब चुनाव होता है तो वो लोग जो दल होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, जैसे भाजपा, सपा, कांग्रेस इत्यादि बहुत सारे दल हैं, तो ये लोग अपने में से किसी न किसी को उम्मीदवार के रूप में खड़ा करते हैं और जो जनता होती है उनको वोट देती है। जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो सरकार बनाती है। अब समस्या इस बात की होती है कि क्या जो लोग या जिनकी संख्या कम है, जिनके प्रत्याशी जीत करके सरकार नहीं बना पाते हैं, उनकी बातों को कोई सुनता है, या जिनकी संख्या ज़्यादा रहती है उन्हीं की बस सुनवाई होती है। इसी बात को इस पाठ में समझाया गया है। और 2 उदाहरण हमारे सामने पेश किए गए हैं। पहला है बेल्जियम, दूसरा है श्रीलंका। दोनों देश लोकतंत्रात्मक देश हैं और दोनों जगह जनता अपने में से ही अपने ऊपर शासन करने के लिए लोगों का चुनाव करती है। आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं पहले बेल्जियम के विषय में। देखिए, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में यह हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि यूरोप का कौन सा देश ऐसा है जो हरियाणा से भी छोटा है, तो आप सीधे विकल्प पर उत्तर पर निशान लगा देंगे बेल्जियम। इसकी सीमाएं, जो बेल्जियम है उसकी सीमाएं नीदरलैंड, जर्मनी और लक्ज़मबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जाति बनावट बहुत जटिल है।
देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। हमारे देश में भी बहुत सारी भाषाएं हैं, उसी तरह वहाँ पर भी है। शेष 40% लोग बिलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी जो बेल्जियम की राजधानी है वो ब्रुसेल्स है। तो ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। भारत में भी दक्षिण भारत में लोग अंग्रेजी ज़्यादा बोलते हैं और उत्तर भारत के लोग हिंदी बोलते हैं। इसलिए भारत की जो राजभाषा है उसको जब हिंदी बनाया जाने लगा तो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा, भी जो राजधानी है। यहाँ एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत में थे। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें, श्रीलंका से। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। भारत का जो द्वीपीय जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, हम लोग देखें ना भारत के नक्शे में, जब जाएंगे दक्षिण में तो श्रीलंका रहता है वहाँ पे। हम लोग देखे ही हैं, देख लेते हैं। ये ऐसे भारत का जो नक्शा नीचे वाला हिस्सा होता है, यहीं पे श्रीलंका होता है। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की लगभग 40% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। तमिल में भी 2 समूह है, श्रीलंकाई मूल के तमिल बोलने वाले और तमिल और हिंदुस्तानी तमिल, जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी संख्या के बल पे फ्रेंच भाषी और जर्मनी भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं, क्योंकि हम बताए थे बेटा कि जो प्रजातंत्र है उसमें उन्हीं की सरकार बनती है जिनको ज़्यादा वोट मिलता है, और जिस भाषा के लोग ज़्यादा होंगे वो लोग अपनी सरकार बनाएंगे। तो जो जिसकी संख्या कम है, मान लीजिए हमारे यहाँ अपने देश की बात करें तो मान लीजिए अगर यहाँ पे अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई या हिंदी, ऐसे देखिए हिंदी बोलने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई, संस्कृत बोलने वालों की संख्या कम हो गई, तो सरकार जब बनेगी भाषा के आधार पर लोग जब अपना वोट देंगे, वहाँ जाति के आधार पर वोट नहीं होता है, वहाँ भाषा के आधार पर होता है। तो जब भाषा के आधार पर वोटिंग होगी और हिंदी बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है तो उनकी सरकार बन जाएगी। तो जो संस्कृत बोलने वाले लोग हमारे देश के रहेंगे उनकी बात को कौन सुनेगा? कोई सुनेगा? तो समस्या यहाँ आती है कि यहाँ सत्ता की साझेदारी किस प्रकार की होनी चाहिए। इसी बात को समझाया गया है कि प्रजातंत्र में जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, जिसकी सरकार बनती है, क्या उनको ही, जिनकी संख्या कम है, जो सरकार नहीं बना पाते हैं, उनके ऊपर शासन करने का अधिकार होना चाहिए? क्या ये सही है? इसी बात को समझाया गया है। आगे देखते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी संख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। 1956 में
कानून बनाया गया जिसके तहत जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। कारण इसका यह था कि सिंहली बोलने वालों की संख्या ज़्यादा थी और जब सरकार बनी तो सिंहली भाषा के लोग ही सरकार बनाए। अब वो अपनी भाषा के आधार भाषा को जो बोलने वाले थे उनके लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं लाभ देना शुरू किया। सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आइए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उसमें बेगानापन बढ़ाया। देखिए बेटा, सोचने वाली बात है, जैसे सिंहलियों के लिए श्रीलंका था उसी तरह तमिलों के लिए था, लेकिन तमिल बोलने वालों को संख्या कम थी, इसलिए उनके हित को ध्यान में नहीं रखा गया। इससे जो तमिल बोलने वाले थे उनके मन में अपने ही देश के लोगों के प्रति घृणा की भावना जागृत होने लगी और तनाव उत्पन्न होने लगा। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर के असंवेदनशील है, यानी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदाय के लोगों के संबंध बिगड़ते चले गए, यानी दोनों भाषाओं के मध्य विवाद होना शुरू हो गया। एक दूसरे के प्रति लोगों में अविश्वास उत्पन्न हो गया और स्वाभाविक भी था, क्योंकि देश तो दोनों का है, सिंहलियों का भी और तमिलों का भी, लेकिन तमिल भाषी लोगों के हितों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इससे तमिल भाषी लोग नाराज होते चले गए और श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाना शुरू कर दिया, लेकिन चूंकि उनकी संख्या कम थी इसलिए उनकी सरकार नहीं बन पा रही थी। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हो गया, यानी श्रीलंका के लोग आपस में ही लड़ाई शुरू कर दिए, यानी उस देश में गृह युद्ध शुरू हो गया। जब एक ही देश के लोग आपस में ही लड़ते हैं तो उनको गृह युद्ध कहा जाता है। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके। अनेक परिवार अपने मुल्क से भाग कर शरणार्थी बन गए। बहुत सारे लोग हमारे देश में भी आए हैं जिनको श्रीलंकाई शरणार्थी कहा जाता है। इनमें भी इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। आपस में मारपीट करेंगे तो कहाँ कुछ हो पाएगा। पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा हुई। ये था श्रीलंका का। सीधे सीधे समझिए, श्रीलंका में दो भी भाषाएं बोले जाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी, सिंहली और तमिल। सिंहली लोगों की संख्या ज़्यादा थी और तमिल वाले लोगों की कम थी। इसलिए जब भी सरकार बनती तो सिंहलियों की बन जाती। अब जब सिंहलियों की सरकार बन जाती तो जिसकी सरकार होती है वो जैसा चाहता है वैसा कानून बनाता है। तो वो लोग तमिल भाषा के लोगों के लिए कोई भी नियम कानून या उनके लाभ के लिए कोई भी कानून नहीं बनाते, जबकि सिंहलियों के लिए आरक्षण वगैरह या भाषा को लेकर के सम्मान वाली जो बात है, सारी चीज़ें वो लोग सिंहलियों को ही देते। इससे तमिल भाषा के लोग नाराज हो गए और दोनों में टकराव शुरू हुआ और वो टकराव गृह युद्ध के रूप में सामने आया। दूसरी ओर बेल्जियम यूरोप का एक जो छोटा सा देश है, अभी बात हुई, हरियाणा राज्य की तरह है, से भी छोटा है। वहाँ पर भी अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग थे। हमारे यहाँ जैसे अनेक जातियाँ हैं, वहाँ पे जातियाँ बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन भाषाओं के आधार पे कई भाषाएं लोग बोलते हैं। तो भाषाओं के आधार पे वहाँ लोग नेता जो है वो खड़े होते, चुनाव लड़ते हैं। तो जो श्रीलंका थी उससे अलग बेल्जियम में दूसरा नियम अपनाया सत्ता की साझेदारी को लेकर के। आइए देखते हैं उन लोगों ने क्या किया। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक गतिविधियों को स्वीकार किया।
1970 और 93 के बीच में उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो, जैसा कि श्रीलंका में हुआ था। वहाँ पे जो तमिल बोलने वाले थे, सिंहली सिंहलियों सिंहली लोग जब सरकार बनाए तो उनके हितों की अनदेखी कर दिए। इससे जो तमिल भाषी लोग थे वो उनके अंदर बेगानेपन का अनुभव होने लगा। उन्होंने जो बेल्जियम था, उन्होंने इस बेगानेपन को समाप्त करने के लिए 4 संशोधन 1970 से 93 के बीच में किया। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारियों के लिए देखें बॉक्स में कुछ बातें। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, चाहे उनकी जनसंख्या कितने भी हो, लेकिन मंत्रियों की संख्या क्या होगी, समान होगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, सभी लोगों का देश है तो ये होना भी चाहिए था। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं रहेंगी। अब किसी एक राज्य में वो भाषा जो है अलग है, दूसरे राज्य की भाषा अलग है, तो दोनों राज्य केंद्र की जो बातें हैं उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे सभी मामलों में। कुछ मामलों में उनको आज़ादी होगी। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व किया था। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामले पर भी फैसले लेने का अधिकार होता है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है। निश्चित रूप से यह जटिल है भी, खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया होता। तब जब अनेक यूरोपीय देश ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला लिया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया, उसकी इस बुद्धि के कारण ही। समझ रहे हैं ना? देखिए, जो बेल्जियम है वहाँ पर भी अनेक भाषा के वो लोग थे, लेकिन उन सभी लोगों ने मिल करके एक समझौता किया कि जो सरकार बनेगी उसमें जो मंत्री होंगे उनकी संख्या भाषा, जितनी भाषा होंगी उसके आधार पर होंगे। ये नहीं कि जो जीत गए जिनकी भाषा के लोग उन्हीं की सरकार बन गई और अपने मन का जो निर्णय है वो अल्पमत कम मत वाले के ऊपर थोप दे। इससे क्या हुआ कि दोनों अनेक जो भाषाएं बोलने वाले लोग थे उनको अपने देश के प्रति स्वाभिमान विकसित रहा। एक दूसरे के प्रति जो देख करके चिढ़ थी वो नहीं हुई और बेल्जियम एक विकसित देश बन गया। और जब यूरोपीय देशों के साथ मिलकर एक यूरोपियन संघ बन रहा था तो उसमें बेल्जियम को उसका मुख्यालय बनाया गया। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यहाँ पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उसको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। एकदम बात सही है। अगर हम लोग भारत की बात करें
तो भारत में भी स्थिति यही है। यहाँ पर तो अनेक जाति के लोग हैं। मान लीजिए किसी एक, यहाँ पे जो वोटिंग होती है ज़्यादातर जाति के आधार पे होती है, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे लोग कम हैं और जाति को ही आधार बना के यहाँ पे पार्टियों का भी, राजनीतिक पार्टियों का भी निर्माण हुआ है और उन्हीं जाति के आधार पे ही वोटिंग होती है। मान लीजिए किसी एक जाति की सरकार बन जाती है तो वो लोग अन्य जातियों पर अपने द्वारा लिए गए निर्णय को थोपते हैं। इससे अन्य जातियों का उन जातियों के प्रति जो नीतियाँ थोपती हैं उनके प्रति घृणा की भावना उत्पन्न होती है और जगह जगह समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। हमारे देश में भी बेल्जियम की तरह ही कोई एक ऐसी नीति होनी चाहिए जिसमें उन समस्याओं को दूर करके एक स्वस्थ विधानमंडल या संसद में नेताओं का चयन होना चाहिए, जिससे सबके हितों को ध्यान में रख करके निर्णय को बनाया जा सके। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल होगा। धन्यवाद। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, जो चीज़ें न समझ में आए उसको पूछिए।